हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस की। जो अलाउंसेस मिलते हैं उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। देखिए, अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं, सबसे पहले अलाउंसेस का मतलब क्या होता है। अलाउंसेस का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से अमाउंट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सी सपोज आप जॉब करते हैं मुंबई के अंदर, ठीक है, और रहते आप दिल्ली में हैं। अब आपकी जॉब अगर मुंबई में है तो आपको ऑब्वियसली घर भी कहाँ लेना पड़ेगा, नियर बाय ऑफिस, हाँ या ना। अब अगर आप नियर बाय ऑफिस घर लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, हाँ या ना। मुंबई में सपोज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है। मुंबई में आप यहाँ पर जॉब करते हैं, वहीं पर आपने नियर बाय ऑफिस के आपने रेंट पे एक घर ले लिया, ठीक है। अब उसका जो रेंट है उसको अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए XYZ लिमिटेड आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी कंपनी हर महीने देती है, फिक्स्ड अमाउंट देती है एवरी मंथ, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रहा है किस लिए मिल रहा है, टू कंपनसेट द रेंटल कॉस्ट जो आपको पड़ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। ऐसे ही आपके पास बहुत तरह के अलाउंसेस आप देखेंगे। एक होता है डियरनेस अलाउंस जो कि दिया जाता है टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। तो नंबर ऑफ अलाउंसेस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए अलाउंसेस का मतलब क्या है कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट दिया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाउंस। अब अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ हाउस रेंट अलाउंस की, ठीक है जी। आइए, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको समझ में आ चुका है क्या, पेड बाय employer to employee for the payment of rent of his residence, ठीक है जी। नाउ अब ध्यान से देखिए, हाउस रेंट अलाउंस के केस में कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है। अब किस तरीके से वो एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वर्ड आ रहा है एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जो भी आपको HRA रिसीव हुआ, जो भी आपको HRA रिसीव हुआ वो सारा का सारा आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनता। उसमें से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको छूट दे दी जाती है। उसके बाद जो आपका HRA का अमाउंट बचता है वो अमाउंट का पार्ट आपकी टैक्सेबल सैलरी का जो पार्ट है उसके में ऐड होता है, एडेड इन टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो एग्जेम्पशन का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में मतलब बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ, छूट, या दूसरा एंगल में आप इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ जो प्रोवाइड किया जाता है। अब कितनी एग्जेम्पशन मिलती है
वो बताई गई है सेक्शन 10(13)(a) में। सेक्शन 10 क्लॉज 13(a) के अंदर उसके बारे में बताया गया है। ध्यान से देखिए, एक टेबल से मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, टेबल से ही हम पूरा चैप्टर करेंगे, ज़्यादा हमारे लिए आसान रहता है। एग्जम्पशन हमें कितनी मिलेगी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना हमें एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ है, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 40% ऑफ सैलरी। आप तीनों कंप्यूटेशन करेंगे, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 40% ऑफ सैलरी, और जो भी तीनों में से लोअर आएगा, विच एवर इज लोअर, उतने का रिलीफ आपको दे दिया जाएगा, या मैं कहूँ उतने की एग्जेम्पशन जो है आपको ग्रांट कर दी जाएगी इन HRA। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझनी है, वो ये कि जब मैं बात कर रहा हूँ 40% ऑफ सैलरी की, ठीक है, तो ये जो 40% ऑफ सैलरी है, दिस विल बी 50% ऑफ सैलरी इफ residence is provided in Delhi, या प्रोवाइडेड लिख दिया मैंने, इफ रेजिडेंस इज इन लिखिए उसे, इफ रेजिडेंस इज इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर रेजिडेंस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता के अंदर है, तो इंस्टेड ऑफ 40% ऑफ सैलरी आप क्या लेंगे? 50% ऑफ सैलरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो मैं बार बार यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सैलरी, आप देख सकते हैं। तो सैलरी का मतलब क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आइए, सैलरी के अंदर हमें क्या क्या लेना है। सैलरी के अंदर यहां पर हमारा आएगा बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये क्या होता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखो, डियरनेस अलाउंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डीए क्या होता है? अमाउंट पेड टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसे डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर राम ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2016-17 में और उनकी सैलरी थी से 3 लाख पर एनम, ठीक है। अब 2017-18 में भी उनकी सैलरी 3 लाख पर एनम है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं हुआ। तो मिस्टर राम ने अपने बॉस को अप्रोच किया अपने ऑफिस में और बॉस को बोला कि सर मेरी पिछले साल भी 3 लाख रुपए सैलरी थी, इस साल भी 3 लाख रुपए सैलरी है। तो ऑफिस में बॉस ने बोला कि बेटा आपने कोई इतना अच्छा काम तो किया है नहीं कि हम आपको प्रमोशन दें। तो मिस्टर राम ने बोला कि सर मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, बट क्या जो 3 लाख रुपए की परचेजिंग पावर 2016-17 में थी वही परचेजिंग पावर 3 लाख रुपए की 17-18 में है? द आंसर इज नो। वाई सो? ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से परचेजिंग पावर
ऑफ मनी डिक्रीजेस, हाँ या ना, इकोनॉमिक्स भाई, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, यस और नो। तो मिस्टर हमने कहा आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी टाइप ऑफ प्रमोशन सर, बट एटलीस्ट प्रोवाइड मी द सेम परचेजिंग पावर। जो मेरी 16-17 में परचेजिंग पावर थी, सेम परचेजिंग पावर मेंटेन, सेम परचेजिंग पावर एज ऑफ 16-17, जो 2016-17 में थी परचेजिंग पावर, वही आप मेरी 17-18 में मेंटेन करो। तो इस इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए, टू मेंटेन द सेम परचेजिंग पावर ऑफ, बॉस ने अलाउ कर दिया डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस किस लिए दिया गया? अमाउंट पेड टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन, या आप कह सकते हो टू मेंटेन द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द परचेजिंग पावर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये डियरनेस अलाउंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अब यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें। जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उस समय क्या मिलता है बताओ? पेंशन मिलती है या नहीं मिलती? तो जो पेंशन मिलती है, अगर पेंशन में भी जब पेंशन मिल रही होगी, सपोज आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे क्लियर नहीं हुआ। सपोज आज हमारी बेसिक पे जो भी है, ठीक है, बेसिक पे ₹X है और डियरनेस अलाउंस जो है वो है 70% ऑफ बेसिक पे। मतलब जो भी हमारी एक्स अमाउंट ऑफ बेसिक पे है उसका 70% हमको क्या मिलता है? डियरनेस अलाउंस। बट रिटायरमेंट की टर्म्स हमें ये कहती हैं कि जो भी उस समय बेसिक आपको अमाउंट मिल रहा होगा उसमें आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, बट दैट विल बी 40% ऑफ बेसिक पे। मतलब ऑब्वियसली जब आप जॉब कर रहे हो तब आपके खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको डीए उन्होंने ज़्यादा रखा। बट रिटायरमेंट जब होगी तो उतना डीए आपको नहीं मिलेगा जितना ऑन जॉब आपको मिला करता था, ठीक है। बट कुछ तो मिलेगा, तो जितना आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो 70% वैसे मिल रहा था ऑन जॉब, बट अगर रिटायरमेंट हो जाती है तो सिर्फ कितना मिलेगा? 40%। तो जो ऑन रिटायरमेंट आपको मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मिंग पार्ट। तो जो 30% बच गया, यहाँ 70 था, यहाँ कितना है? 40। कितना बच गया? 30%। उसे नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कहा जाता है। यहाँ पर डियरनेस अलाउंस जो आपको लेना है, प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पर आपको रिटायरमेंट अलाउंस जो लेना है दैट शुड बी द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली द डीए इज, और उसके बाद आपको ये क्लियर है कि फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है। डीए क्या बताया था? इट इज द अमाउंट पेड टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन और टू मेंटेन द सेम परचेजिंग पावर, ठीक है जी। तो चलिए आइए वापस। तो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस फिक्स परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। अगर किसी तरह की फिक्स्ड कमीशन परसेंटेज बेसिस पर है टर्नओवर पे तो वो भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो ये आपकी जो है सैलरी की डेफिनेशन बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। कैसे समझ में? आपको 3 चीजें लेनी है। कौन कौन सी? बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। दिस वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड या रेंट पेड, उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर देना है,
या 40% ऑफ सैलरी। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 40% विल बी 50% अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में रेजिडेंस है। ये बात ध्यान रखना, रेजिडेंस यहाँ पर होना चाहिए। ऑफिस कहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर मैटर करती है। और उसके बाद सैलरी का मतलब आपको बता दिया, डीए का मतलब मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ छोटी सी और बता दूँ। हाँ देखिए, अगर रेंट पेड नील है तो नो रिलीफ ऑफ HRA, या मैं बोलूँ आपको नो एग्जेम्पशन ऑफ HRA का कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर रेंट पेड यहाँ जीरो हो गया, आप खुद सोचो, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाओ, अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो माइनस समथिंग इज नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये जीरो हो गया और तीनों में से लोअर लेना है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए कुछ नहीं होता, अभी एक क्वेश्चन में और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, एक 50% वाली, एक सैलरी की डेफिनेशन, और दूसरा क्या ध्यान रखना है बताओ, रेंट पेड अगर नील है तो किसी भी तरीके का HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेता हूं कुछ।